जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज है प्यारे बच्चों 3 अक्टूबर 2022 और आज के हम जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित है सारे क्वेश्चनों को लेंगे। 2 अक्टूबर की भी वीडियोस हमारी इसी में इंक्लूडेड है क्योंकि कल एक वीडियो नहीं बन पाई थी, लेकिन कल के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज कल जब तक जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक साथ में मिला करके आपके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बिल्कुल अगर एक आध मिस हो तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आपके मैटर में, यानी कि आप जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कोई मिस होने वाला, कोई भी मिस नहीं होगा। सब कुछ हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ में क्वेश्चन फॉर्मेटिंग की भी बात करते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैंने आपको बार बार कहा है प्यारे बच्चों की करंट अफेयर्स की क्लास हो या कोई भी क्लास हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके अंदर जब तक आप क्वेश्चन को खुद नहीं बनाने लगते, आप क्वेश्चन की फॉर्मेशन को नहीं समझते कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना। देखिए हमें क्या दिया गया है, सिलेबस। हमें मेनली क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, सिलेबस दिया गया है, नहीं कि क्या दिया गया, पाठ्यक्रम दिया गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम दिया गया है कि आपको ये चीजें पढ़नी है। सपोज 1 2 3 ETC पढ़ना है। ठीक, उसके साथ में क्या दिया गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिन्होंने ये बताया हमें कि आखिर आपको पढ़ना हम पूछते कैसे। उन्होंने ये कहा, आपको दिया पाठ्यक्रम दिया, नहीं सिलेबस दिया। उसके बाद ये कहा कि आपको कैसे हम पूछते हैं, उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो उसके लिए। मतलब ये है कि यही 2 रास्ते हैं जिन पर हमें चलना है और इन्हीं को ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम हमने डिस्कशन किया, पाठ्यक्रम के बारे में आपको अपने अपने एग्जाम के बारे में जानकारी है और लगभग सब में ही ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जिस चीज का आप एग्जाम देना चाहते हैं वो जिस ईयर का जिसका भी एग्जाम देना चाहते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल है और उसके साथ साथ बाकी क्वेश्चन फॉर्मेट एक ही तरीके के क्वेश्चन लगभग आते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल होता है, थोड़ा सा मीडियम होता है, थोड़ा सा लो लेवल है, उस पर हम खुद ही बात करते हैं। इसीलिए आपको साथ साथ बताते चलते हैं कि किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आप देख लें पेट का जो है एडमिट कार्ड आ गया। एक बहुत बुरी खबर ये है दोस्तों पेट के एग्जाम के लिए कि पेट के एग्जाम का जो एडमिट कार्ड आया उसके अंदर जो लड़कियां हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, उनका भी सेंटर सुनने में आ रहा है कि उल्टी सीधी जगह दी, यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया है। होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया, ये बहुत बुरी खबर है क्योंकि कम से कम लड़के जो हैं वो तो इधर उधर आ जा सकते हैं, लेकिन अब जो हमारी बच्चियां हैं वो कहाँ जाएंगी, उनको पेरेंट्स के साथ जाना होता है। कई जगहों पे वो अकेले नहीं जा सकते और दूर दिया गया है, बहुत अलग अलग, कम से कम 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक जो सेंटर दिया गया है। ये बहुत गलत बात है और कोशिश, अगर कोई इस तरीके की चर्चा चलती है और सरकार से कोई तरीके की बात होती है तो बिल्कुल हम लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं और हर तरीके से तैयार रहेंगे। खैर, अब जब स्वाभाविक बात है प्यारे बच्चों के एग्जाम बच्चों को देना है तो उनको तो उस जगह पे जाना ही पड़ेगा जहां या तो एग्जाम छोड़े वो ठीक बात नहीं है, तो उसको तो वहां जाना ही पड़ेगा। संघर्ष है, इस संघर्ष जल्दी ही मिट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इन सबके साथ में आज स्टार्ट करते हैं हम 2 और 3 अक्टूबर दोनों का ही हमारे पास करंट अफेयर्स है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन अमूमन हम दिवस से लेते हैं, यानी कि डे से लेते हैं। तो अगला पहला हमारा है अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। क्या है? अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। ठीक, वृद्धजन दिवस। ठीक, याद रखिएगा ये अंतरराष्ट्रीय है, वृद्धजन दिवस है जो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ठीक, 1 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक, 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं, इसकी थीम क्या है, इंपॉर्टेंट होती है थीम है, फिर इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा। थीम क्या होती है, यानी अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, इसकी थीम क्या है, बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुकरण। बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुकरण, वृद्धजनों का अनुकरण। ठीक है, क्या मतलब हुआ, बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुकरण। मतलब यह कि अमूमन ये कहा जाता है, बड़े पुराने सबसे आप सुनते रहेंगे कि हमेशा कुछ टाइम जो हमारे बूढ़े व्यक्ति हैं, जो बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके साथ ही गुजारना चाहिए। इससे आपको जीवन जीने की सहूलियत मिलेगी, जीवन जीने का एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव प्राप्त होगा आपको। ठीक है, इसीलिए रखा गया कि बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुकरण, उनकी बातों को ध्यान रखिए, उनकी बातों का अनुकरण। अब अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया क्यों जाता है, मैंने आपको बताया कि कोई भी वृद्धजन दिवस या कोई भी डे अगर मनाया जाता हो तो आप सबसे पहले मान के चलिए कि वो जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ठीक है,
इनकी जागरूकता के लिए। तो क्या जागरूकता के लिए बनाया जाता है प्यारे बच्चों? जो आप देखेंगे कि वृद्धजन जो हैं, जितने भी वृद्ध लोग हैं, उनको अलग अलग तरीके की समस्याएं उठाना पड़ता है, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा होता है, तो बहुत सारे अपने भी छोड़ते हुए चले जाते हैं। कई जगहों पे शोषण का शिकार होते हैं, ये शोषण का भी शिकार होते हैं। उसके साथ साथ में क्या है, इनको सब टारगेट किया जाता है, किसके लिए? हिंसा के लिए। यानी कि यहां से इनके पास से कई बार देखा आपने कि चोरी, फ्रॉड, इस तरीके की चीजों के लिए फ्रॉड भी खूब किया जाता है। इन सब चीजों के लिए इनको टारगेट किया जाता है। अभी हाल ही में एक वीडियो आपने अगर वायरल हुआ देखा होगा कि एक एटीएम के अंदर एक सीनियर सिटीजन थे, वो पैसे निकाल रहे थे, तो एक व्यक्ति आया, इनसे पैसे नहीं निकल रहे थे, तो इन्होंने इस लड़के से, जो कि ठीक उम्र का लग रहा था, हेल्प मांगी। तो इसने क्या किया कि उनको बेवकूफ बना कर उसने उनका कार्ड ले लिया और उसके बाद खुद पैसे निकाल करके वहां से भाग गया। तो ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके, इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। और जितने भी व्यक्ति हैं, मतलब युवा लड़के हैं, युवा व्यक्ति हैं, या उनके पेरेंट्स, उनके घर परिवार के लोग हैं, वो इनका ख्याल रख सके। इसी के लिए, इसी जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। और बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुकरण, अगर आप डेली 15 मिनट 10 मिनट अगर के अपने किसी दादा हो या कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास बैठते हैं, तो आपको पता लगेगा कि जीवन का फलसफा क्या है। और जीवन, क्योंकि आप अभी नई जीवन शुरू कर रहे हैं और उन्होंने उस जीवन को देख लिया है, तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि दुनिया में आपने यहाँ किस तरीके से जीवन के अंदर बदलाव आता है भविष्य में। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये वैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको जो है कराया गया, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट जरूर है कि वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। और वैसे भी आपको जानना चाहिए प्यारे बच्चों, एग्जाम में बहुत सारी चीजें नहीं आती, लेकिन कम से कम जीवन में उस चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरत है। ठीक है, तो ये एक संस्कार की भी बात हो गई। अगर इस क्वेश्चन के साथ साथ में हमने क्या किया, क्वेश्चन तो तैयार किया गया है, एक संस्कार की बात भी सुबह सुबह कर ली। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला ये देखते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मोबाइल कांग्रेस हुआ है प्यारे बच्चों। भारतीय, क्वेश्चन पूछा गया है एक बार पीसीएस के अंदर, भारतीय मोबाइल कांग्रेस। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस तरीके से क्यों क्वेश्चन बनते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। इसी से आज टाइम में पूरी दुनिया चल रही है। हम आप अगर जनसंपर्क बना पा रहे हैं, एक दूसरे के आसपास बातचीत कर पा रहे हैं, तो सिर्फ इसके पीछे मोबाइल है। तो इसमें अच्छाइयां भी और बुराइयां भी हैं, सब आप समझते हैं। ठीक है, तो भारत मोबाइल कांग्रेस हुआ है, कहां पे हुआ है? सबसे भारतीय मोबाइल कांग्रेस है ये। ठीक है, भारतीय मोबाइल कांग्रेस हुआ कहां? दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली में हुआ है ये, आयोजित कहां हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अच्छा ठीक है, भारतीय मोबाइल कांग्रेस दिल्ली में हुआ 1 अक्टूबर को। ठीक, 1 अक्टूबर को ये हुआ दिल्ली के अंदर। ठीक है, भारतीय मोबाइल कांग्रेस, अमूमन क्वेश्चन जो पूछता है वो ये पूछता है भारतीय मोबाइल कांग्रेस कहां हुआ? दिल्ली में। ठीक, इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये हुआ क्या है आखिर? 5G आ रहा है भारत के अंदर। ठीक, 5G नहीं, 5th जनरेशन। 4G पर इस समय हम चल रहे हैं, 4th जनरेशन पे चल रहे हैं, उसके अगला है 5G है। क्योंकि किस लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? 5G आने का क्या मतलब है? क्या है कि लगभग जितनी भी व्यवस्थाएं इस समय हमारी चल रही हैं, आपको स्टार्टअप इंडिया हुआ हो, चाहे आपका साक्षर भारत हो, या आपको डिजिटल इंडिया हो, जो डिजिटल इंडिया पेमेंट से रिलेटेड सब कुछ चीजें 5G है। और आप देखते हैं कई बार आप पेमेंट करने के लिए खड़े हुए हैं, आपने गूगल पे यूज किया है, आपने फोन पे यूज किया, जो भी कुछ है इसमें डिजिटल, जो आपको जो है विनिमय का जो केंद्र है, जो विनिमय किया जाता है, तो वो कई बार अटक जाता है। तो जब 5G आ जाएगा तो उसके अंदर काफी हद तक ये समस्याएं मिनिमाइज हो जाएंगी, नहीं कि कम हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए भारतीय मोबाइल कांग्रेस दिल्ली के अंदर हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अब इसका देख लेते हैं विषय क्या है, थीम क्या है, विषय क्या है। इंपॉर्टेंट है विषय, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विषय पूछता है। तो क्या कह रहा है? विषय है नया डिजिटल ब्रह्मांड। नया डिजिटल ब्रह्मांड मतलब पूरा नया डिजिटल ब्रह्मांड ही बना देना है। क्योंकि डिजिटल गांव की बात होती है, डिजिटल विलेज की बात होती है कि डिजिटल विलेज होना चाहिए, तो सब कुछ हो जाए, गांव शहर देहात ऊपर नीचे ब्रह्मांड ही पूरा डिजिटल हो जाए, नया डिजिटल ब्रह्मांड की बात करें। ठीक, तो 5G के आगमन के लिए अगले 2-3 सालों में पूरा प्रोजेक्ट है कि इसको पूरी तरीके से जो है इस व्यवस्था को बदल देनी है। और हर जगह आप देखेंगे कि टोटली डिजिटलाइजेशन व्यवस्था आ जाएगी, ताकि
सब कुछ एक तरीके से पारदर्शिता से, इससे होता क्या है प्यारे बच्चों, पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी आती है। कई बार आपने देखा होगा कि आज के टाइम में आपकी अगर पोस्टल कोई आपने स्पीड पोस्ट भेजा है, अगर स्पीड पोस्ट अगर आपने भेजा है तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। पहले इस तरह व्यवस्था नहीं थी, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक, घर में बैठे। पहले ये व्यवस्था थी, बार बार पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, और जो पोस्टमैन होते थे वो उनको भी बार बार ध्यान रखना पड़ता था कि भाई अब हमारी कुछ आने वाली है, स्पीड पोस्ट हो रही है। फॉर्म आप अपने आप भर लेते हैं, नहीं पहले पेपर आते थे, 5-10 तरीके के पेपर होते, उनको बार बार भरना पड़ता था, गलतियां बहुत सारी हो जाती थी। तो इस तरीके से चीजें बदलाव आ रही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं G20। G20 के बारे में बात करेंगे। अभी ये नवंबर में होने वाला है, नवंबर में G20 होगा इंडोनेशिया में होगा। ये इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है, ठीक। लिखना चाहे लिख लें, आप नहीं लिखना चाहें कोई बात नहीं, इसके ऊपर फुल बात होगी। 17वां G20 सम्मेलन है, यहां लिख देते हैं 17वां G20 सम्मेलन होगा इंडोनेशिया के बाली में, ठीक। इससे पहले क्या हो रहा है, इससे पहले अमिताभ कांत हैं, अमिताभ कांत, अगर आपने इनको नाम जानते होंगे तो ये पहले जो नीति आयोग है, नीति आयोग के सीईओ रहे, नीति आयोग के सीईओ रहे। वहां से आने के बाद इनको G20 का जो है शेरपा नियुक्त कर दिया गया है, शेरपा नियुक्त किया गया है इनको। शेरपा क्या होता है, एक तरीके से मुख्य कार्यकारी अधिकारी मान के चलिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मान के चलिए। ये शेरपा नियुक्त किए गए हैं अमिताभ कांत साहब, और G20 जो इंडोनेशिया के बाली में एक सम्मेलन को अटेंड कर रहे हैं। सम्मेलन, अच्छा ठीक है, देखिए G20 सम्मेलन जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब इकट्ठे होंगे जो G20 के मेंबर्स होंगे, ठीक। बात करेंगे हम इस पे भी, लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं जो आज का क्वेश्चन हमारा है, ठीक। तो अमिताभ कांत जो है G20 के शेरपा नियुक्त किए गए, और इसी हैसियत से, इसी पोस्ट के साथ वो गए हुए हैं बाली। क्या होता है प्यारे बच्चों कि जब G20 कोई सम्मेलन होता है, कोई बड़ा सम्मेलन समिट होती है, तो जब राष्ट्राध्यक्ष जाता है, किसी देश का जहां का पीएम है वो जाए या प्रेसिडेंट है वो जाए, तो उससे पहले बहुत तरीके की चीजें हो रही होती है। मतलब एक तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन पहले हो जाता है, फिर शेरपा, क्योंकि मेन जो कागजी कार्रवाई है, जो थिंकिंग का काम है, वो ये लोग करते हैं, ठीक, ये करेंगे। और जो एक तरीके से राष्ट्राध्यक्ष जाएगा वो केवल जाता है प्रतीकात्मक रूप से, मतलब जो कुछ साइन करना होगा, टीवी में दिखना होगा, वो प्रतीकात्मक होता है। लेकिन जितनी भी कागजी कार्रवाई है, जितना भी वहां पे कहते हैं आपको कि जितना भी इंफॉर्मेशन और इससे रिलेटेड एक दूसरे से बातचीत करना है, चाहे व्यापार पर हो, चाहे किसी सामाजिक सुरक्षा पर है, वो ये लोग करके आते हैं, इसको फाइनल करते हैं। फिर मिनिस्टर यानी मंत्री जाते हैं, वो बात करते हैं। फिर जब ये सब कुछ सहूलियतें यानी सब कुछ मिल जाती है, सब कुछ तरीके से हरी झंडी मिल जाती है, तब अगला सम्मेलन जो होता है वो मेन सम्मेलन होगा, जो मैंने आपको बताया कि 17वां है और नवंबर के आसपास, नवंबर में होना है। इस जब G20 सम्मेलन होगा तो इसके ऊपर पूरी डिटेल बात करेंगे आपसे हम, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अमिताभ कांत को शेरपा नियुक्त किया गया G20 का, इंडोनेशिया बाली में ये भी हो रही है और आगे भी होगी, ठीक। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान रखिए, अमिताभ कांत को ध्यान रखिए, नीति आयोग के पहले सीईओ थे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 आ गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का स्वच्छ सर्वेक्षण दिया गया है, ठीक है। इसको हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जारी किया। किसने जारी किया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने जारी किया, ठीक है प्यारे बच्चों, मुर्मू जी ने इसको जारी किया, ये 2022 का है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो है, इसमें अगर देखा जाए तो 1 नंबर पे कौन है, 1 नंबर पे तो इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी का एक शहर है इंदौर। ये लगातार 6 वर्षों से 1 नंबर पे है, ठीक, लगातार 6 वर्षों से 1 नंबर पे है। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे हमारा है सूरत, दूसरे नंबर पे सूरत है जो गुजरात का है, पता है आपको गुजरात का है। नंबर 3 नंबर पे हमारा है नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र का शहर है, नवी मुंबई है। अब आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। तो उत्तर प्रदेश में अगर पहले नंबर की बात करें, आइए पहले भारत की बात कर लेते हैं। 1 नंबर पे इंदौर हो गया, 2 नंबर पे सूरत है, 3 नंबर पे नवी मुंबई है, महाराष्ट्र के अंदर है।
तो 12वें नंबर पर गाजियाबाद का नंबर है। 12वें नंबर पर क्या है? गाजियाबाद है। ठीक, गाजियाबाद है। गाजियाबाद 12वें नंबर पे, जो कि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा। अगर एक उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पे पूछा जाए तो गाजियाबाद ही हो जाएगा। और भारत के अंदर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे ऊपर है या किस नंबर पे है, तो 12वें नंबर पे। ठीक, क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा आप कैसे करके क्वेश्चन पूछेगा कि अगर वो कहता है कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर कौन सा जिला है या कौन सा क्षेत्र है, तो आप गाजियाबाद को टिक करेंगे। अगर वो पूछेगा कि भारत के अंदर हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया 2022, जिसमें भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कौन से नंबर पे है, तो 12वें नंबर पे आएगा गाजियाबाद। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-4 बार घुमा के। पहले नंबर पे इंदौर है, अमूमन दूसरे नंबर का नहीं, पहले नंबर का ही पूछता है। एक क्वेश्चन और यहाँ महत्वपूर्ण बन जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इस नजरिए से आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा और कथन और कारण टाइप में बनाएगा 2-3 ऑप्शन के साथ, तो एक चीज और दे सकता है प्यारे बच्चों। ठीक, एक नंबर पे स्टेटमेंट बना दे देगा कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में इंदौर को शीर्ष पर रखा गया है। शीर्ष पर रखा गया है। ठीक, रखा गया है। ठीक है, शीर्ष पर रखा गया है। दूसरा जो बनाएगा स्टेटमेंट, उसमें कहेगा कि यह लगातार 7 वर्षों से नंबर 1 है, नहीं शीर्ष पर है, कह सकता है शीर्ष पर है। ठीक है, तो ये कथन 1 हो गया, कथन 2 हो गया। ठीक, इनमें से अब वो ऑप्शन बनवाते हैं कौन है। केवल एक सही है, दोनों सही हैं, यानी 1 व 2 दोनों सही हैं, केवल 2 सही है, और इस तरीके से बनाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप, मैंने क्या बताया कि इंदौर जो है लगातार 6ठे वर्ष है, 6 वर्षों से नंबर 1 पर आ रहा है। स्टेटमेंट में देखिए क्या है, 7 वर्षों से दिया हुआ। ये यूपीएससी और पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। और जब बहुत टफ क्वेश्चन या किसी भी एग्जाम में अगर बहुत टफ क्वेश्चन होगा तो इन क्वेश्चनों को इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान देने के लिए एग्जैक्ट चीज पता होनी चाहिए, ये टफेस्ट क्वेश्चन में से है। तो या 7 वर्ष न देके 6 ही वर्ष देकर एक और स्टेटमेंट बना करके यहां कुछ दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से क्या सही है, या पूछ लेगा निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपके यूपीएससी स्तर के क्वेश्चन और पीसीएस स्तर के क्वेश्चन, जो कि इस प्रभात से हमने स्वच्छता सर्वेक्षण आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपने पता लगे स्वच्छता सर्वेक्षण सब पढ़ते हुए चलेगा और ये ध्यान छोड़ दिया, बल हल्का सा आपका दिमाग निकला कि यार कितने वर्षों से लगातार इंदौर, चूंकि 6 वर्षों से लगातार अगर कोई जिला है, कोई जगह है और वो 1 नंबर पे आ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है हमारा। अभी हाल ही में देखेंगे कि बाल्टिक सागर का नाम सुना होगा आपने। बाल्टिक सागर जो है, बाल्टिक सागर में एक विस्फोट हो गया है मीथेन के कारण। एक मीथेन गैस होती है, आपको पता है मीथेन गैस होती है, इसके कारण विस्फोट हुआ। बहुत ही जहरीली गैस है और ये अमूमन जो है, जो कूड़ा करकट है, जो आपका कूड़ा होता है, या आप देखिए जहां सड़न गलन बहुत ज्यादा होती है, सड़न हो रही है, गलन हो रही है, या दलदली भूमि है, वहां पर ये सब जगहों से मीथेन गैस रिलीज होती है। ठीक, धान के खेत से भी रिलीज होती है, धान के खेत से। ये क्वेश्चन सब पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है कि मीथेन गैस कहां से रिलीज होती है, इस पर बात बाद में होगी। ठीक, इन्वायरमेंट का भी ये बनता है इशू। और बाल्टिक सागर में हाल ही में इसी मीथेन गैस के कारण बाल्टिक सागर में एक भारी विस्फोट हुआ है। ठीक, विस्फोट हो गया, भारी विस्फोट हो गया। ठीक है, बाल्टिक सागर कहाँ, यूरोप में बाल्टिक सागर पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप स्वीडन डेनमार्क वाले इलाके में जाएंगे, स्वीडन डेनमार्क और इस तरह से आएंगे यूरोप के अंदर, ऊपर की तरफ यूरोप पड़ता है नॉर्थ में। ठीक, मैप बना करके मैं बता दूंगा आपको बाद में। तो बाल्टिक सागर में मीथेन गैस के कारण विस्फोट हुआ है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हाल ही में बाल्टिक सागर में एक विस्फोट हुआ, निम्नलिखित में से किन गैसों के कारण हुआ। तो उसमें दे देगा मीथेन, दे देगा आपको, आपका नाइट्रोजन दे देगा आपको, और भी
जितनी सारी गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा, तो 3-4 गैसों का नाम दे देगा और आपको पता नहीं होगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। मीथेन गैस के कारण हाल ही में किस सागर में विस्फोट हुआ है, तो बाल्टिक सागर में विस्फोट हुआ। इस तरीके से 2-3 तरीके से क्वेश्चन, 2 तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बाकी इससे ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक, तो आप ये मान के चलिए कि कैसे करके है, तो आपको बता दिया मैंने कि ये ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, यहाँ पे इंडिया है, मोटा मोटी देख लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे अफ्रीका पड़ जाएगा, यहाँ अफ्रीका पड़ गया, यहाँ आपका अमेरिका पड़ गया, नॉर्थ अमेरिका पड़ गया, यहाँ पे, यहाँ साउथ अमेरिका पड़ गया। ठीक, और यहाँ पर यूरोप पड़ गया, तो आपका यूरोप पूरा पड़ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ रसिया पड़ जाता है, तो इस जगह पे ही बाल्टिक सागर है। ठीक, यूरोप के अंदर बाल्टिक सागर इस जगह पड़ता है लगभग। ठीक है, तो इस जगह आप अगर मैप में जाएंगे, इतना मैंने बता दिया, आप अपने मैप को उठा करके देखेंगे और जाएंगे तो यहाँ मिलेगा ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया यानी कि एशिया हो गया, ठीक, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया। तो यूरोप के अंदर बाल्टिक सागर बड़े मैप में छोटा सा दिखाएगा, आप उसको आप वैसे भी नेट पर भी देख सकते हैं। तो मैप का जो डायग्राम है बहुत अच्छा नहीं बना पाता, लेकिन इतना जरूर कर देता हूँ कि आपके समझ में चीजें आ जाएंगी, आखिर में कहना क्या चाहता हूँ, आप समझना क्या चाहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन आपको कोई भी उल जरूर का क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल टू द पॉइंट। जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, और आप देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप देखना, आप एग्जाम दोगे, आप जब भी एग्जाम दोगे आपको पता चलेगा। बस ये है कि जो भी एग्जाम होगा उसके पहले से 7 से 8 महीने तक का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार करना होता है, और इसको धीरे धीरे मान्यता बढ़ती जाती है। कैसे? क्योंकि लगभग कहा जाता है 1 ईयर का पूछते हैं। ठीक, 1 ईयर 1 साल का पूछा जाता है, जिसमें 7-8 महीने का अमूमन आता है। एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। 7-8 महीने का अगर आपने तैयार कर लिया है तो, और लास्ट के जो 6 मंथ होते हैं वहां से ज्यादा पूछता है। ठीक, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं करंट अफेयर्स के, इसलिए लगभग 7-8 महीने का अगर आपको तैयार है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। वहां से 20 से 25 क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आइए देख लेते हैं। अब एक चीज, एक आपको जानकारी भी देनी है, और 36वें जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं प्यारे बच्चों, 36वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, राष्ट्रीय खेल हो रहा है, ये हो रहा है गुजरात में। ठीक, कहाँ हो रहा है? गुजरात में। बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोग दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं कि इनको गोल्ड मिल गया, उनको गोल्ड मिल गया। मैंने इस पर ये नहीं बताया आपको, बस ये बता दे रहा हूँ 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हो रहा है, इससे पहले बताया। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जिस दिन 36वां राष्ट्रीय खेल समाप्त होगा आपको यहाँ से एक जानकारी, पूरी फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो भी बनेगा वो सब दे दी जाएगी। अभी पता लगे कि मैं आपको बता दूं कि मीराबाई चानू ने गोल्ड वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मारा है, इन्होंने ये मारा है, और फिर कल एक प्रतियोगिता होती है जिसमें एक लोग और आएंगे, उनको भी गोल्ड और ईश्वर करेंगे सब कुछ मिले। ठीक है, तो मैं एक जगह पे ही 36वां राष्ट्रीय खेल पूरी एक वीडियो में आपको समेट दूंगा। एक वीडियो में नहीं, लेकिन एक दिन ही समेट दूंगा। ठीक, इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी जानकारी होगी मैं आपको एक दिन में ही 36वां राष्ट्रीय, बस इतना ध्यान रखिए 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। टीवी में, मोबाइल पे कहीं मिले, थोड़ा बहुत देखते रहिए, ताकि जब इसकी इंफॉर्मेशन पूरी एक साथ आपको दी जाए तो आप आइडिया, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, नाम से परिचित हो एटलीस्ट। नहीं भी परिचित होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। एक है अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन गरुड़। मैंने आपको बताया है ऑपरेशन गरुड़ सीधे सीधे ऐसे ही लिखा रहता है। ठीक, निम्नलिखित में से ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक, अब आपको पता ही नहीं है, हवा तक नहीं लगेगी प्यारे बच्चों। अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं है कि क्या होता है, गरुड़ क्या है, नाम से कुछ नहीं पता चलेगा, मैं आपको बताऊं क्या है ऑपरेशन गरुड़ क्या है। तो ये सीबीआई का एक अभियान है। ठीक, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक, सीबीआई का अभियान है, सीबीआई से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। इसमें क्या है, जितने भी मादक पदार्थ है, यानी कि नशीली गोलियां, नशीले पदार्थ, यानी ड्रग्स जितने भी हैं, ठीक, मादक पदार्थ यानी ड्रग्स, इनकी जो स्मगलिंग होती है उनके ऊपर अभियान चला के रोकना, इसी को ऑपरेशन गरुड़ कहा गया है। ठीक, ऑपरेशन गरुड़ क्या कहा गया? इनकी जितने भी मादक पदार्थ हैं, ड्रग्स हैं, नशीली पदार्थ है, इनकी तस्करी को रोकना, इनके स्मगलिंग को रोकना, इसको ऑपरेशन गरुड़ कहा गया। ये क्या है? एक वैश्विक अभियान है। ठीक, ये अंतरराष्ट्रीय अभियान है। क्यों? ये खासतौर से हिंद महासागर में देखा जाता है। हिंद महासागर में इस अभियान को ज्यादा तेज चलाया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि हिंद महासागर में टारगेट किया गया है इसको? क्योंकि आपको बता दें, मैंने बताया ये ऑस्ट्रेलिया, ये भारत है, यहाँ पे हिंद महासागर है,
हिंद महासागर है। यहाँ से क्या होता है कराची, यहाँ लगभग चाइना है, और आप जानते हैं कि हमारे आसपास के देशों की क्या हालत है। श्रीलंका यहाँ पर है, श्रीलंका यहाँ पर है जो कि अस्थिर है, पाकिस्तान है अस्थिर है, इधर म्यांमार और छोटे छोटे देश हैं उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी है। तो क्या होता है, खासतौर से थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन जगहों पर नशीले पदार्थों का कारोबार बहुत होता है। तो यहाँ से इसे हिंद महासागर के माध्यम से स्मगलिंग करके यहाँ ले आया जाता है भारत में और आसपास के इधर। और पाकिस्तान भी इधर है तो वो भी प्रयास करता है कि यहाँ से पहुंचा सके ड्रग्स को। आपने हाल ही में नाम सुना होगा कि गुजरात के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर ढेर सारे नशीले पदार्थ पकड़े गए, कई हजार करोड़ के पकड़े गए। उसी के क्रम में है, चूंकि ये आपको बताएगा नहीं कोई, ना ही सरकार ये डिस्क्लोज करती है, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। जब उनको पता चलता है कि आखिर इसकी मेन वजह क्या है, तो इस तरीके के प्रोग्राम, इस तरीके के अभियान उठाए जाते हैं। तो जब देखा कि हजारों करोड़ के पकड़े जा रहे हैं तो उनको तलाशा गया, तो पता चला कि हिंद महासागर के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ड्रग्स और सारी चीजें लाई जा रही हैं देश के अंदर। ठीक, तो मेन हमारा मकसद, मैं इसको इसलिए बता देता हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आप उसको कम से कम ये कोरिलेट कर सकें। जब आप कोरिलेट करेंगे तो आपको चीजें याद आ जाएंगी, एग्जामिनेशन में आप समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट होता है। और सिर्फ आप फैक्ट रटते रटते रहेंगे तो आपका काम नहीं चलने वाला और ना आपको याद हो पाएगा। इसीलिए मैं इसके साथ में स्टोरी बता देता हूँ। ये पार्ट क्या हो जाएगा, IR का, यानी इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट होता है। ठीक, और जब तक कोई व्यक्ति आपको लगभग सब चीजें नहीं जानता होगा, वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देके चला जाएगा, और आप क्या है सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेकर के रख लेंगे और आपको पता लगेगा, सिलेक्ट कर जाएगा। इसलिए ये पूरी बात मैंने आपको बता दी कि कहां पर फोकस किया जा रहा है। हिंद महासागर किया तो हर जगह रहेगा, हिंद महासागर में ज्यादा फोकस किया जा रहा है ऑपरेशन गरुड़ को। CBI के द्वारा क्या है, मादक पदार्थ यानी नशीले पदार्थ है उसकी स्मगलिंग, तस्करी को रोकना। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीजें हैं। आप अपने से आइडिया लगाइए कि क्या है, कैसे करके क्वेश्चंस आते हैं। और ये जितनी भी बात हो रही है, ये आपको, ये बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलना ही मिलना है, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा इसको। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र बना है। कौन बना है, पवन मतलब वायु, एयर, पवन सौर शब्द यही यूज होता है। पवन सौर बात करेंगे इस पर, कोई दिक्कत नहीं। ऊर्जा संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र बना है। ठीक, कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है। कहां पे है, जैसलमेर राजस्थान में, जैसलमेर राजस्थान के अंदर, जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं, जो बॉर्डर, पुरानी बॉर्डर मूवी है, फिल्म है, उसमें जो हिस्सा दिखाया गया है, जिस तरीके का रेगिस्तान दिखाया गया, वो जैसलमेर का ही है। तो इससे आपको जो है थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस तरीके की जगह है। फिर बात करेंगे किसने बनाया है, तो अडानी ग्रुप ने बनाया है इसको। क्या, किसने बनाया है, तो इसको बनाया है अडानी ग्रुप एनर्जी ने। ठीक, अडानी ग्रुप एनर्जी ने बनाया है, अडानी ग्रुप ने बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन जानिए, क्वेश्चन पूछ देगा। अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी ने इसको बनाया है। अब देख लीजिए, पवन सौर ऊर्जा संयंत्र, आपको पता क्या है, इंफॉर्मेशन दे देते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो जो सौर ऊर्जा का है, सौर ऊर्जा का 600 मेगावाट का, 600 मेगावाट का सेंटर लगा है, और पवन ऊर्जा का लगा है 150 मेगावाट, 150 मेगावाट का। ठीक, 150 मेगावाट का पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ठीक, सौर ऊर्जा अमूमन उन जगहों पर ही होती है जहां कम से कम 365 दिन के अंदर 300 दिन तक आपको सूर्य की रोशनी मिले, 300 डेज तक सूर्य की रोशनी मिले, वहां पर ये संयंत्र बेहतरीन काम करते हैं। ठीक, ये आदर्श स्थिति है जैसलमेर की। जैसलमेर में ये आदर्श स्थिति है, और यहाँ पर क्या है, जगह भी बहुत है, क्योंकि, और जगह कैसी है, जगह अनुपजाऊ है, रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ पर आसानी से इस चीज को लगाया जा सकता है और दोहन किया जाता है। पवन ऊर्जा, आपने पवन चक्कियों का नाम सुना होगा, ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, ऐसे बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, अगर देखा होगा रेगिस्तानी इलाकों में ऐसे बड़े पंखे ऐसे ऐसे करके चलते हैं, उनके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी की उत्पादन होता है बिजली का। तो पवन और सौर ऊर्जा से दोनों मिलाकर के जैसलमेर के अंदर अडानी ग्रुप ने बनाया है। ठीक, और आप जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा है, हमारे तेल गैस ये सब खत्म हो जाएंगे। ये ऊर्जा अगर हम नहीं यूज करेंगे तो हमारा अगला 2080, मैंने आपको बताया कि लगभग 2080 में टारगेट है कि काफी हद तक शॉर्टेज हो जाएगी 2080 तक आते आते। जो हमारी अनवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि
जिसमें जैसे गैस हुआ, आपका पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कोयला हुआ, ये सब जमीन से निकलने वाली चीजें हैं, तो ये समाप्त हो सकती हैं। इसीलिए जो नहीं बदली जा सकती उनको कहा जाता है अनवीकरणीय। ये नवीकरणीय, इसका भी समाप्त नहीं। सोलर हवा कभी, क्या कहते हैं कि सोलर सूर्य की रोशनी और हवा कभी समाप्त नहीं हुई, इसलिए इस पर इस समय देश काम कर रहा है और पूरी दुनिया काम कर रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब तक सब चीजें क्लियर है आपके सामने? क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया ताकि आपको सिर्फ अगर आप क्लास कर लेंगे तो भी आपको ये नहीं भूलेगा। अगला लेते हैं, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है अभी, लता मंगेशकर पुरस्कार है। पुरस्कार 2022 में दिया गया है, लेकिन 2022 से कंफ्यूज मत होइएगा। 2022 में दिया गया है लेकिन 2022 से कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मैं अभी बता रहा हूं आपको। ये अलग अलग लगभग 3 साल से बाकी था क्योंकि कोविड के टाइम में ये सब दिक्कतें थी, इस वजह से नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं 2021 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया। बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे आप, गायक हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे, गायक हैं कुमार सानू। कुमार सानू से आप अच्छे तरीके से परिचित हैं, कुमार सानू हैं। इनको 2021 का दिया गया है। 2020 का किसको दिया गया है, तो आनंद मिलन, एक जोड़ी है आनंद मिलन, म्यूजिक की आनंद मिलन साहब हैं, इनको मिला है 2020 का। और 2019 का किसको मिला है, 2019 का सैलन जी हैं, सैलन सिंह जी हैं, उनको मिला है, सैलन सिंह जी हैं, इनको मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लता राष्ट्रीय लता मंगेशकर 2022 निम्नलिखित में से किसको किसको दिया गया है। ऐसे भी दे देगा, ऐसे भी मिलाने के लिए दे देगा 2021, 2020, 2019, और पता लगेगा कि आनंद मिलिन को 2021 वाले में रख देगा और कुमार सोनानी को 2020 वाले में रख देगा और पूछ लेगा निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऐसे करके, या निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है। तो इन दोनों को अगर ऊपर नीचे कर दिएगा तो 2019 वाला ही केवल सुमेलित हुआ, तो ABCD देगा, लिखेगा केवल एक। अब जैसे इसको अगर 1 2 दे दिया, 1 2 3 दे दिया, इनको उल्टा कर दिया, आनंद मिलिन को ऊपर कर दिया, कुमार सानू को नीचे कर दिया। क्वेश्चन बनाया निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है। क्या सुमेलित है का मतलब क्या होगा, क्या, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, केवल 3। जो उसमें ऑप्शन में दिया होगा जो केवल 3 वाला होगा ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसने 2 का उल्टा कर दिया, 2021 वाले को आनंद मिलिन कर दिया, 2020 वाले को इसको कर दिया। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको पढ़ना और देखना होता है प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं बार बार आपको क्वेश्चन फॉर्मेट जरूर बता देता हूँ, क्योंकि आप पता लगे इस चीज से प्रिपेयर नहीं होंगे और तैयारी में आप जाएंगे एग्जाम में, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। तो जो भी सब्जेक्ट पर हम डिस्कशन करेंगे, जो भी बात करेंगे, उन सब पर ये स्थिति होगी कि हम ऐसे ही आपको क्वेश्चन फॉर्मेट करते हुए चलते हैं, ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी जरूर हो जा रहा है प्यारे बच्चों। बहुत सारे पहले कमेंट भी कर रहे थे बालक की, आप जो है मजे नहीं, कुछ करते नहीं इस टाइप। मैं कर तो दूं भाई, तफरी तो खूब करी जा सकती है, बट ये है कि कोशिश ये रहती है कि इन्फॉर्मेशन आप तक दे दी जाए, और खासतौर से उस तरीके से ताकि एग्जाम में आपको आपका भला हो जाए। आपको रिवीजन भी करना है। जब हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, जब कभी बैठना हुआ आपके साथ में, अगर ऐसे ही आप इंकरेज करते रहे और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम हो सकता है आमने सामने बैठ करके बातें करेंगे। तो फिर आप देखेंगे कि किस तरीके की क्लास, इंटरेस्टिंग क्लास, मजे लेते हुए 45 मिनट और 1 घंटे की क्लास होगी। लेकिन आज का टाइम चूंकि अपलोडिंग सिस्टम है, यानी कि अपलोड करना होता है वीडियो मुझे, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बना दूंगा तो शायद आपको भी परेशानी होगी और आप उसको देखने में हो सकता है आपके पास टाइम ज़्यादा लगे और इंटरेस्ट भी ना आए। वैसे तो इंटरेस्टिंग लगेगा लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो उस पर भी चर्चा होगी जिस दिन हम आपने सामने बैठेंगे। अभी क्या है प्यारे बच्चों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हौसला दीजिए, और जितनी तुलना हो आप तुलना कर सकते हैं, जिससे चाहे उससे तुलना कर सकते हैं कि किस तरीके के। बस हो सकता है कि हमारे पास अभी ये जो है बोर्ड है वो मैनुअली है, यानी कि हम प्राचीन पद्धति पर चल रहे हैं, लेकिन जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो बताने का तरीका है, और जो वो बिल्कुल आधुनिक है। मतलब कि जो क्वेश्चन जिस तरीके से आपको सामने हैंडल करना है, उसकी प्रैक्टिस हम आपको ऑलरेडी यहाँ करा दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे, जो भी पढ़ने वाला होगा वो कहीं भी पढ़ेगा। आपको बस ये देखना है कि कंटेंट डिलीवर्ड सही हो रहा है या नहीं है, कंटेंट हम आपको सही प्रकार दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी एक हिंदी समीक्षा अधिकारी की क्लास हो रही है, जिसका जो है वीडियो हम 8-9 बजे तक अपलोड कर देते हैं रात को। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो
हमारा सेकंड पेपर सामान्य हिंदी का चल रहा है, जिसके अंदर दूसरा टॉपिक लगभग समाप्त होने वाला। ऐसे ही बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।